लाल घाटी का राक्षस। बहुत पुराने समय की बात है। परियों की रानी अपनी बेटी नीलम की उदासी को दूर करने की विभिन्न यत्न कर रही थी। मैं तो रूठी को मना लूँ, मैं अपनी गुड़िया को हंसा दूँ। जब रानी अपने तमाम प्रयत्न से थक गई तो अपनी बेटी का ध्यान बटाने के लिए उद्देश्य से पृथ्वी लोक के विषय में बताने लगी। बेटी, पृथ्वी के वासी मनुष्य कर्मयोगी और असाधारण गुणी होते हैं। कई बार मनुष्यों अपनी लगन व मेहनत की बुद्धि पर ऐसे असाधारण कार्य कर दिखाते हैं कि देवता भी न कर सके। पृथ्वी पर प्रगति इतनी सुंदर छटा बिखरी हुई है कि देखते बनती है। अच्छा माँ, ऐसा माँ? नीलम के चेहरे पर अब उदासी नहीं, उत्सुकता के भाव थे। यह देखकर परी मन ही मन खुश होते हुए अपनी बात को जारी रखी। हाँ बेटी, पृथ्वी पर कहीं दूर दूर तक जल ही जल है, कहीं ऊंचे पर्वतों का सिलसिला है, कहीं दूर तक विशाल रेगिस्तान है, कहीं बाग बगीचे हैं। ऐसे सुंदर दृश्य हैं कि देखने वाला देखता रह जाए। क्या वाकई पृथ्वी इतनी सुंदरता बिखरी हुई है जितनी आप बता रही हैं? या फिर नीलम परी देखने का प्रबल इच्छा को दबा न पाई। और माँ, तो मैं पृथ्वी लोक देख कर अवश्य आऊँगी। नहीं बेटी, तुम पृथ्वी पर नहीं भेज सकती। क्यों माँ? बेटी, पृथ्वी पर जहाँ गुणी और चरित्रवान लोग बचे हैं वहाँ शैतानी स्वार्थी प्रवृत्तियों के मालिक भी हैं। वह मौका पाते ही किसी का नुकसान पहुँचाने से नहीं चूकते। कुछ भी हो माँ, मैं पृथ्वी पर जरूर जाऊँगी। नहीं बेटी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ठीक है माँ, यदि तुम मुझे पृथ्वी पर नहीं भेजना तो मैं खाना पीना सब बंद कर दूँगी। लगता है इसके सामने पृथ्वी लोक का जिक्र बहुत बड़ी भूल कर दी। फिर बहुत समझाने पर भी नीलम अपनी न मानी तो ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर भेज दूंगी, पर एक शर्त पर। शर्त? हाँ बेटी, मैं तुम्हें अदृश्य कर वहाँ भेजूंगी। तुम पृथ्वी के प्रत्येक दृश्य का आनंद ले सकोगी, पर वहाँ कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। मुझे मंजूर है मेरी अच्छी माँ। पर परी रानी ने उसके सामने रखी अपनी जादुई छड़ी उठाकर नीलम के शरीर पर छुआ और देखते देखते नीलम अदृश्य हो गई। और उसके बाद, बेटी अब तू पृथ्वी लोक जा सकती है, पर खबरदार वहाँ जाकर कुछ बोलना नहीं, न किसी को काम में दखल देना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। और जो अदृश्य परी कुमारी नीलम पृथ्वी की ओर उड़ चली। अपनी बेटी नीलम को रवाना होते ही रानी विशेष कक्ष में पहुंचकर आदमकद शीशे के सामने बैठ गई। नीलम को पृथ्वी की ओर बढ़ते देखने लगी। बेटी, जब तक तुम सुकुशल वापस नहीं लौटाती मुझे तेरी हर पल चिंता रहेगी। और नीलम जब पृथ्वी पर पहुंची, प्रगति का शानदार नजारे देखकर पुलकित हो उठी। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। और फिर कुछ आगे बढ़ी। शायद माँ ने इसी मनुष्य को कर्मयोगी कहा है। और एक जगह पहुंच कर, यह मनुष्य क्या कर रहा है? जाग रहा है या सो रहा है? फिर ओम ओम। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो तक ए मनुष्य, तुम क्या कर रहे हो? ओम ओम ओम। और फिर कोई बार पुकारने पर जब महात्मा नहीं बोले तो नीलम ने उसे झंझोड़ दिया। हे मनुष्य, तुम सुन नहीं सकते? ओम ओम ओम। और जब किसी दुष्ट ने मेरी तपस्या भंग कर दी, सामने आओ वरना श्राप देकर भस्म कर दूंगा। नहीं माँ। महात्मा की आवाज़ सुनकर नीलम भयभीत हो उठी। उसने अपनी माँ को चेतावनी सुनाई। तू खबरदार बेटी, जो पृथ्वी पर जाकर तू कुछ बोली न ही किसी की काम में दखल देगी। और फिर त्रिलोक में रानी जब आदमकद के शीशे में देखा तो उसकी अज्ञानतावश एक महात्मा की तपस्या भंग हुई। वह चिंतित हो उठी। यह तूने क्या किया बेटी? इससे पहले महात्मा मेरी बेटी को भूल पर उसे कोई कठोर दंड दे। मुझे पृथ्वी पर जाकर महात्मा से माँ की मांग लेनी चाहिए। तुरंत ये पृथ्वी की ओर चल दी। उधर नीलम चुप अदृश्य थी। जब वह महात्मा को दिखाई न पड़ी, मैं समझ गया तू कोई मायाविनी है जो निश्चित ही मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पत्थर की हो जा। और अदृश्य नीलम पत्थर की प्रतिमा बन गई। तभी परी रानी वहाँ पहुँची। उसने महात्मा के चरण पकड़ लिए। अरे अरे परी रानी, तुम क्षमा। महात्मा ने मेरी बेटी को क्षमा कर दे, श्राप मुक्त कर दे। यह तुम्हारी बेटी है?
जी महात्मा, यह बागी मेरी बेटी है। फिर प्रियानी महात्मा को नीलम की हट के विषय में बताने लगी। पूरी बात सुनने के बाद, ओह, तो अब मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। मैं अनजाने में एक अबोध को श्राप दे बैठा। महात्मा कृपा कर मेरी बेटी को श्राप मुक्त कर दे। नहीं प्रियरानी, मैं चाहकर भी इसे पूर्ण अवस्था में ला नहीं सकता, किंतु तुम्हारी बेटी का श्राप युक्ति का उपाय जरूर बता सकता हूँ। क्या उपाय है महात्मा, कृपा से बताइए। तो सुनो, यदि तुम अन्य लाल अन्य लाल राक्षस को मारकर उसके खून की प्रतिमा से नहलाएगा तो मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगी। परंतु महात्मा, हम परियों को किसी राक्षस को मार सकने में असमर्थ हैं। यह तो मैं नहीं जानता तुम लाल राक्षस के खून कैसे प्राप्त करोगी, परंतु इतना सच है कि लाल राक्षस पर विजय पाने के लिए दैविक शक्ति की प्राप्ति हेतु यह तपस्या कर रहा हूँ, जिसे तुम्हारी बेटी ने भंग कर दिया। मैं समझी नहीं महात्मा, लाल राक्षस की क्या कहानी है। तो आज सुनो, आज से करीब 1 साल पहले मैं गोरखपुर नाम के राजा भानु प्रताप का इकलौती पुत्री राजकुमारी स्नेहलता अर्धरात्रि को अपने शयन कक्ष में सोई हुई थी। तभी अरे, यह मेरी बेटी की चीख लगती है। फिर तुरंत ही राजा भानु प्रताप राजकुमारी स्नेहलता के कक्ष की ओर दौड़ पड़े और वह राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंचे तो राजकुमारी अपने पलंग पर न थी। उन्हें शेष दासी इमरती को और खड़ी थर-थर काँप रही थी। क्या बात है इमरती, स्नेहलता कहाँ है और चीख क्यों रही है? महाराज वो भानु प्रताप खिड़की और झपटा और खिड़की के बाहर एक दृश्य देखकर पल भर में उसे समझ सकते किसी हालत में खड़े रही। बचाओ बचाओ, सिर दी उसकी चेतना को झटका लगा हुआ चीख पड़े सैनिकों। राजकुमारी की चीख को सुनकर सैनिक राजकुमारी के कक्ष के बाहर खड़े जिज्ञासा प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज की आवाज पर अंदर दौड़ पड़े। आज्ञा महाराज, दौड़ो, उस राक्षस के पंजे से राजकुमारी का छुटाव जल्दी करो। सैनिक को दौड़ पड़े और सिर दी निराश होकर वापस लौट आए। महाराज, हमें क्षमा कीजिए, हमारे देखते ही देखते राजकुमारी को लेकर जी सहित नजरों से ओझल हो गया। अब क्या होगा? फिर राजा भानु प्रताप बहुत प्रयास किए, किंतु लाल राक्षस का कोई भी सुराग ढूंढ न निकला। असफल होकर वे उदास निराश होकर एक दिन उनके महामंत्री ने उन्हें सलाह दी, महाराज, मेरे ख्याल से आपको इस समस्या का अपने राजगुरु से मिलना चाहिए। वाकई आपने इस समस्या हमें अनमोल राय दी है महामंत्री जी। पता नहीं यह बात अभी तक हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। और जब राजा भानु प्रताप इस कुटी में आए और उनसे राजगुरु स्वामी मूलानंद जी, जो कि मेरे भी गुरु थे, अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे, गुरुदेव प्रणाम, कौन हो? ओह वत्स, तुम भानु प्रताप, तुम कहो सब कुशल तो है? जी गुरुदेव, मैं आपके पास। फिर भानु प्रताप ने सारी बात बताई, जिसे सुनते हैं गुरुदेव ने एक गंभीर हो उठे। ओह वत्स, हमारी समस्या तो बहुत गंभीर है और हमारे पास वक्त नहीं है, परंतु तुम्हारी यथासंभव मदद यह शिष्य करेगा। यथासंभव मदद? परंतु गुरुदेव, मैं तो आपके पास पूरी उम्मीद लेकर आया हूँ। वत्स, भानु लाल राक्षस मायावी है, वह पर विजय पाने के लिए मेरे शिष्य को देवताओं को प्रसन्न करके उन्हें देवी शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। किंतु गुरुदेव, उसके तो काफी वक्त लगेगा। मेरी बेटी अगले वर्ष ब्याह है। हाँ, लगभग 2 वर्ष तक सब तपस्या करनी पड़ेगी मेरे शिष्य को, और फिलहाल इसके अलावा कोई उपाय मेरी नज़र में नहीं है। ओह, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए वत्स। और सदानंद जी, गुरुदेव, शिष्य मेरा समय अब पूरा हो चुका है और मैं अंतिम समय है। तुम गुरु के नाते आज्ञा देता हूँ कि तुम तपस्या द्वारा देवराज इंद्र को प्रसन्न करके उनसे दैविक शक्ति प्राप्त कर राजा भानु प्रताप को सौंप दोगे और साथ में लाल राक्षस को संहार में इनकी हर संभव मदद करोगे। मुझे वचन दो शिष्य। तुम इसी के साथ गुरुदेव की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और फिर गुरुदेव के अंतिम संस्कार करने के बाद मैं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तपस्या करने लगा, जिसे तुम्हारी बेटी ने अज्ञातवश भंग कर दिया। चूंकि मैं अपने गुरु की अंतिम निर्देश पर दिए वचन को पूरा न कर सका, अतः मेरा शरीर नष्ट करने जा रहा हूँ। नहीं महात्मा, पहले मेरी ओर देखते महात्मा का शरीर जलने लगा
और थोड़ी देर बाद महात्मा जी की राख का अवशेष भी न बच्चे थे। उफ, अब मैं क्या करूं बेटी, मेरी क्या होगा, हाय मेरी प्यारी बेटी बहू। और उधर राजगुरु के अंतिम संस्कार के कर वापस लौटे राजमहल, गोरखपुर के राजा भानु प्रताप अपनी बेटी स्नेहलता की खोज खबर जारी रखी। सैनिकों, आसपास के जंगलों में छान मारो, हमें हमारी बेटी चाहिए। सैनिक पूरे नगर में डंडोरा पिटवा दो, जो भी राजकुमारी राक्षस के पंजे से छुड़ा कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अंत में उसने निराशा हाथ लगी। अब क्या होगा, आज से ठीक 2 माह बाद मेरी पुत्री का विवाह की तिथि है और मेरी बेटी का भी पता नहीं चला। और उम्मीद है कि अगर शक्तिनगर के राजा निश्चित तिथि पर अपने पुत्र की बारात लेकर यहाँ पहुँचे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। मेरी जगह हसाई होगी और मेरे परम मित्र शक्तिनगर के राजा प्रताप सिंह भी इज्जत पर बटा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही भानु प्रताप गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद किसी नतीजे पर पहुंचे उन्हें महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी, आप शक्तिनगर जाकर महाराज से मेरी और माफी मांगकर सारी स्थिति साफ साफ बताए। जो हुक्म महाराज। परंतु महामंत्री शक्तिनगर के लिए रवाना हो गए और शक्तिनगर पहुंचकर महामंत्री ने जैसे ही शक्तिनगर के राजा शिव प्रताप को पूरी बात बताई वे चौंके। यह तुम क्या कह रहे हो महामंत्री, हमारी होने वाली बहू को राक्षस उठा ले गया, कह दो यह झूठ है, यह सच है महाराज। और महामंत्री के जाने के बाद राजा शिव प्रताप चिंतित हो गए। उप, यह क्या हो गया, अब मैं आस पड़ोस के राजाओं को निमंत्रण भेज चुका हूँ और यदि अब विवाह में स्थगित करने का समाचार भेजूंगा तो उनके कारण जानने चाहेंगे। कारण बताने मेरी जगह सही होगी। यदि विवाह स्थिति करने का संदेश न भेजा तो। और एकाएक शिव प्रसाद आंखें सुनने में स्थित हो गई और राजा शिव प्रसाद ने दरबार लगा हुआ था और बाहर राजमहल के प्रांगण में कई शानदार रथ आकर रुके और विभिन्न देशों के राजा उतरे। अरे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कल कोई विवाह कार्यक्रम है, कोई शादी विवाह वाली चहल पहल ही नहीं है यहाँ तो। चलो बाहर, हमारा स्वागत संस्कार नहीं हुआ, अंदर चलकर देखते हैं क्या हो गया। और जब सारे मेहमान दरबार में पहुंचे तो राजा शिव प्रसाद पहले तो चौंका, फिर उन्हें खोखली मुस्कान के साथ स्वागत किया। आओ मित्रों, आपका स्वागत है। क्या है भाई शिव प्रसाद, कल तुम्हारे बेटे की बारात है और तुम राजकार्य में व्यस्त हो और बाहर कम से कम साज सजावट तो करवा देते। हाँ भाई, आखिर पुत्र के विवाह पर किसी भिखमंगे का पुत्र नहीं है। मुझे खेद है मित्र, किसी कारणवश विवाह स्थगित हो गया। क्या क्या, आखिर बात क्या है शिव? मुझे दुख है कि मित्र हूँ, इसका कारण मैं आपको नहीं बता सकता। शिव प्रसाद, तुम यह नहीं कहते कि हमने मजाक किया। असल में तुम्हारे पुत्र का विवाह की कोई बात थी ही नहीं। शिव प्रसाद, तुमने केवल हमसे घटिया मजाक किया, बल्कि हमारा कीमती वक्त भी बर्बाद किया है। हाँ, और तुम इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। नहीं मित्रों, मेरी प्रति इतनी गलत धारणा मत बनाओ। मैं तुम लोगों को असली बात बताता हूँ। फिर राजा ने शिव प्रसाद ने विवाह स्थगित होने का कारण बताने लगा और पूरी बात सुनकर, हाँ सुनो, शिव प्रसाद की होने वाली बहू को राक्षस उठा ले गया। हा 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 हा। मैं कहता हूँ मित्रों, आप लोग चुप हो जाएं। भरे दरबार में मेरी होने वाली बहू का अपमान, हा 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 हा। मैं कहता हूँ खामोश। और उनकी आंखें चीख सुनकर राजकुमार विजय अपने कमरे में बैठा दौड़ता हुआ उनसे विशेष कक्ष में पहुंचा। क्या बात है पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुस्ताखी माफ हो पिताजी, आपके चेहरे पर शब्दों के साथ देख रहा हूँ। क्या मतलब? पिताजी, मैं आपकी चिंता का कारण जानना चाहता हूँ। सिर्फ कारण ही जानना चाहते हो या मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पिता की चिंता दूर कर सका तो मुझे अपने सौभाग्यशाली मानूंगा। तो सुनो, तुम्हारे होने वाली पत्नी को लाल राक्षस उठा ले गया है। मेरी चिंता का कारण राजा शिव प्रसाद ने पूरी बात बताने लगे। अंत में, बेटे, यदि मुझे उस राक्षस के पते ठिकाने के बारे में कुछ भी मालूम होता तो मैं स्वयं जाकर। पिताजी, अब इस विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं उस दुष्ट लाल राक्षस को पृथ्वी में चाहे किसी कोने में रहता हो मेरे हाथों नहीं बचेगा और सिर दी राजकुमारी स्नेहलता को उसके पिता के पास छोड़ाऊंगा। और तुम्हें मुझसे यही उम्मीद थी बेटे। मुझे तुम राजकुमारी की खोज में जाओगे और अपनी माँ
को मत बताना, वरना वह तुम्हें नहीं जाने देगी। फिर दूसरे दिन राजकुमारी विजयपाल राक्षस की खोज में चल पड़ा। माँ को उसने बताया था कि वह पड़ोस देश में रहने वाले अपने मित्र के पास जा रहा है। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, सिर दी वापस आने की कोशिश करना बेटा। अच्छा माँ। वह अपने पिता से विदा लेकर राजकुमार लाल राक्षस की खोज में चल पड़ा। चल मेरे प्यारे चेतक, जिधर तेरा मुंह घूमे उधर ही चल। अगले ही पल उसका प्यारा चेतक बियाबान जंगल में तूफानी गति से भागा जा रहा था। बेशक मुझे लाल राक्षस का पता नहीं मालूम, पर चाहे आकाश पाताल धरती किसी कोने में हो, उसे ढूंढ निकालूंगा। चलते चलते राह में श्याम गिराई और नियंत्रण बढ़ता रहा। उस एक जगह पर किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनी। उसने घोड़े की लगाम की रास खींची। अरे इस बियाबान जंगल में कौन आ फंसा? सवर किसी नारी का लगता है। मुझे मालूम करना चाहिए, शायद उसे किसी काम आ सकूं। हाय मेरी बच्ची, और सिर दी। ओह, देखने में तो यह कोई परी लगती है, पर यह पत्थर की प्रतिमा से लिपट कर क्यों रो रही है? खैर अभी मालूम चल जाएगा। बू, आप कौन है देवी? इस प्रतिमा से लिपट के क्यों रो रही हैं? ओह, तुम कौन हो बेटे? और शाम के इस समय बियाबान जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? जी मैं राजकुमार ने अपने उद्देश्य के विषय में परी को सब कुछ बता दिया। और पूरी बात सुनकर, तो तुम लाल राक्षस की खोज में निकले हो? जी हाँ। आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इस पत्थर की प्रतिमा से लिपट कर रोने का कारण मेरी बेटी परियों की रानी हूँ। और यह प्रतिमा है न, यह मेरी बेटी नीलम की है, जो एक साधु के श्राप के कारण इस अवस्था में पहुंची। क्या? और परी ने पूरी बात सुनाने के बाद, परी रानी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही आपकी बेटी को उस महात्मा के श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय करने के लौटूंगा। बेटा तुम्हारा दृढ़ इरादा देखकर मुझे हल्की सी आशा बंधी है। परी रानी बस एक बार मुझे राक्षस का पता मिल जाए, मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगी। उत्तर दिशा में लगभग 1 माह की कठिन यात्रा के बाद तुम्हें लाल घाटी दिखाई देगी। उसी घाटी में कहीं लाल राक्षस रहता है, और यह अंगूठी तुम अपने पास रखो। इस प्रकार से भ्रमित शक्तियाँ, यानी उसे मुंह से डालने पर तुम देखने वाला कोई भी तुम्हारे रूप को एक नज़र, तुम्हारे कई अनेक रूप नजर आएंगे, जैसे यह देखो। कहने के साथ परी रानी ने वह अंगूठी मुंह में डाल ली। और यह क्या? और फिर परी रानी ने अंगूठी मुंह से निकाल ली। बोली, बेटे इस अंगूठी को तुम जैसे भी मुंह में रखोगे, वैसे ही तुम्हारे शत्रु तुरंत भ्रमित हो जाएगा, और फिर वह तुम्हें आकाश पर वार कर सकता है, पर तुम्हारे असली शरीर पर नहीं। धन्यवाद रानी। अगले पल परी रानी इजाज़त लेकर राजकुमार उत्तर की दशा की ओर बढ़ चला। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। पर वह अभी कुछ दूर चला था, अचानक एक झाड़ी से छिपे एक शेरनी ने छलांग लगा दी। अरे बाप रे! उप, यह क्या? अब अगले ही पल मैं अपने बचाव के लिए तलवार उठाऊं, या इन्हें मुझे कच्चा समझ जाएंगे? इस प्रकार उसने बुरी शेर को दोबारा आक्रमण करते हुए परी रानी की दी अंगूठी याद आई। उसने तत्काल ही मुंह में अपनी उंगली से उतार कर मुंह में डाल ली, और दोनों शेर जब कोई जगह शिकार नजर आए तो उन्होंने हमला बोल दिया। और अगले ही क्षण इस बीच राजकुमार ने अपनी तलवार उठा ली, और वह इस बार क्रोधित शेरों प्रतिबंध पर छलांग लगाई। उसकी तलवार ने अपना काम कर दिखाया, खचाक। फिर राजकुमारी ने अंगूठी मुंह से निकाल कर उंगली में पहन ली। वाकई परी रानी ने मुझे अद्भुत शक्ति दी है। और राजकुमार फिर अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ा। मुझे अब विश्वास हो गया, मैं लाल घाटी के राक्षस को मारने में कामयाब हो जाऊंगा। और उधरी जंगल में सीमा अपने देवता अल्फलातून को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। यदि यज्ञ प्रारंभ करने से पहले मैं अपने देवता को नर बलि चढ़ा सकूं, तो यज्ञ निश्चित रूप से सफलतापूर्वक समाप्त होगा। अचानक हवा में लटका सी का सिर जमीन पर आ गिरा। वो लगता है कोई मनुष्य सी रेखा को पार कर ली, इसी ओर आ रहा है। जादूगर ने अपने जादुई गोले की ओर बढ़ा। फिर मेरे जादुई गोले मुझे जंगल में प्रवेश करते मनुष्य को अपने उसके उद्देश्य का परिचित कराओ। अगले ही पल वह वाकई यह तो परी रानी की दी जादुई अंगूठी का चमत्कारी है।
है। इसकी मदद से मैं लाल घाटी के राक्षस को मारने में जरूर सफल होऊंगा। तो इसका मतलब यही युग के पास चमत्कारी अंगूठी है, वो भी जिसके बल पर यह लाल राक्षस को मारने निकला है। तो भला अंगूठी इसके पास रहते इस मैं अपने देवता को कैसे बलि चढ़ा पाऊंगा? क्यों न मैं इसे छल से पहले इसकी अंगूठी फिर लूं और फिर आसानी से इसकी बलि अपने देवता पर चढ़ा सकूंगा। बैठे बैठाए मुझे चमत्कारी अंगूठी मिल जाएगी। इसी के साथ जादूगर साधारण ग्रामीण युवक का वेश बनकर अपनी गुफा से बाहर निकला और राजकुमार को आने वाले खतरे से यानी भी आगे की दिशा में बढ़ रहा था। हाय, मेरे बेटे को बचाओ, वो लगता है किसी का बेटा संकट में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सिर दी। ए भाई, कौन हो तुम और तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? कहाँ है वह? मेरे बेटे का नाम मातादीन है और वह एक गरीब किसान हूँ। मेरे बेटे को जादूगर चीमा उठा ले गया है, शायद उसकी बलि देने के लिए। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो रो मत भाई, तुम मुझे अपने उस जादूगर का पता बताओ, मैं उसे मारकर तुम्हारे बेटे को छुड़ा कर लाता हूँ। जादूगर उस सामने वाली घाटी में रहता है, पर सुनो, उस जादूगर से मेरे बेटे को छुड़ा कर लाने में तुम्हारे प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। तुम मेरी फिक्र मत करो, जब तक मैं यह अंगूठी मेरे पास है, मैं दुष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंगूठी पर यह मामूली अंगूठी उस जादूगर के सामने क्या कर सकता है? यह साधारण अंगूठी नहीं बल्कि एक परी की चमत्कारी अंगूठी है। राजकुमार ने अंगूठी की विशेषता बता दी। अच्छा, पर मुझे यह विश्वास नहीं होता, यह अंगूठी इतनी चमत्कारी है, इससे अविश्वास करने की क्या बात है? यह देखो। कहते हुए राजकुमार ने अंगूठी मुंह में उठा ली। वाकई यह तो आश्चर्यजनक अंगूठी है। अब मैं हाल हाल में अंगूठी इससे प्राप्त करके रहूंगा। जब जादूगर अंगूठी मुंह से निकालकर अपनी उंगली में पहनने ही जा रहा था, अच्छे युग, क्या मैं चमत्कारी अंगूठी के दर्शन कर सकता हूँ? क्यों नहीं, ये लो। और अगले ही पल अंगूठी जादूगर के मुंह में थी। हाँ, लाओ भाई, यह अंगूठी मुझे वापस कर दो, मैं जल्दी जाकर तुम्हारे पुत्र को आज़ाद कर सकूं। सुन मूर्ख, मैं जादूगर चीमा हूँ और मुझे तुम्हारे पास मौजूद इस चमत्कारी अंगूठी को पहले ही ज्ञान था। इस अंगूठी को प्राप्त करने के लिए मैंने यह नाटक किया था। कहते हुए वह अपनी असली रूप में आ गया। वह विश्वासघाती, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और राजकुमार ने पल भर में अपने विवेक खो बैठा। हा, भ्रमित हो जादूगर के प्रति में वार करने लगा। अगले ही पल जैसे उसके मस्तिष्क में धमाका हुआ। ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ क्या? इस अंगूठी की विशेषता को भूल गया? वो मुझे जोश से नहीं बल्कि बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। मुझे इन दोस्तों में प्रत्येक प्रतिक्रिया पर नजर रखनी चाहिए। और जबकि जादूगर चीमा बहुत कुछ और सोच रहा था, अब मुझे युग को किसी तरह अपनी गुफा में ले चलना चाहिए ताकि यज्ञ समाप्ति करके अपने देवता को इसकी बलि चढ़ा सकूं। और फिर राजकुमार प्रवार कर उसे बेहोश करने के इरादे से पास पड़ी वह पेड़ की वृक्ष को अपने शाख को उठाने के लिए झुका। अरे, वह जादूगर झुक क्यों रहा है? आखिर क्या करना चाहता है? तभी उसकी दृष्टि असली जादूगर पर पड़ी, जिसका हाथ जमीन पर पड़ी वृक्ष की शाख को ओर बढ़ रहा था। वो असली जादूगर यही है, क्योंकि वृक्ष की शाख को असली जादूगर का हाथ ही उठा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं। इससे पहले कि यह शाख को उठाए, मुझे इसके हाथ को निशाना बना कर वार करना चाहिए। और फिर कचाक, और जादूगर चीमा की चीख के साथ अंगूठी भी उसके मुख से निकलकर गिर गई। फिर जिसे राजकुमार ने झपट कर उठा लिया। फिर वह जादुई अंगूठी की ओर बढ़ा और अगले ही क्षण हाय मरा और जादूगर की गर्दन धड़ से अलग हो गई। बिना सोचे समझे किसी की मदद करना मूर्खता है। राजकुमार विजय एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। नियंत्रण यात्रा करने के फलस्वरूप वह सामने जो लाल घाटी दिखाई पड़ रही है वहीं उस लाल राक्षस का ठिकाना होना चाहिए। परी रानी ने ऐसा ही कहा था और राजकुमार उस घाटी की तरफ बढ़ा और उधर राजकुमारी स्नेहलता लाल घाटी की एक पुष्प वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी आंसू बहा रही थी। उसके चारों ओर भयानक राक्षसियां पैरी दे रही थी। तभी वहां लाल राक्षस अपने कई सेवकों के साथ पहुंचा। राजकुमारी, मैंने तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया था कि तुम अपने आप को खुशी के साथ मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं जबरदस्ती तेरे से विवाह
करके पर मजबूर हो जाऊंगा और तुझे 1 वर्ष का समय करीब है। 10 माह पूरे हो चुके हैं, यानी सिर्फ नीच दुष्ट राक्षस, तूने मुझसे विवाह पर थूकती हूँ। ओह, तू एक साधारण सी स्त्री, मुझे लाल घाटी के भगवान का अपमान कर दिया और इसकी कठोर सजा दूंगा। दासी हो इस घमंडी स्त्री को तुरंत ही मेरी रंगशाला में पहुंचाओ। वह मेरी रानी नहीं बनेगी तो दासी बनकर रहेगी। जो हुक्म राजा। पर तभी दासी ने राजकुमारी को हाथ बढ़ाया। ठहरो, किस मच्छर ने मेरे हुक्म का खिलाफ आवाज उठाई है? तेरी मौत दुष्ट राक्षस, तू तो मेरी मौत है। सेव को मसल डालो इस मच्छर को। कौन हो सकते हैं यह युवक जिसने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया? राजकुमार ने परिरानी की दी अंगूठी मुंह में डाल ली और फिर देखते क्या हो, टूट पड़ो दुष्ट पर। और फिर भ्रमित राक्षसों ने सेवक आपस में मरने काटने लगे। खचाक खचाक। देखते देखते लाल राक्षस के सारे सेवक सेविका का अंत हो गया। लगता है यह युग कहीं का कोई जादूगर है। और वह देख लाल राक्षस एक और भागा। भागो, पर भागता कहाँ है दुष्ट? खचाक। और एक पात्र में लहू एकत्रित करने लगा। लाल राक्षस का अंत हो गया। राजकुमार अंगूठी को अपने मुंह से निकाल ली। फिर चलिए राजकुमारी से ले जाता यहाँ से चला जाए। अरे, युग तो मेरा नाम भी जानता है, पर कहाँ और क्यों? और फिर राजकुमारी ने अपना परिचय दिया। राजकुमारी लज्जा कर अपनी पलकें झुका ली। अरे, यह तो मेरे भावी पति परमेश्वर हैं। वाह, कितने सुंदर और बलवान है। मेरा जीवन सफल हो गया। क्या सोचने लगी राजकुमारी जी? कुछ नहीं, चलिए। फिर राजकुमारी के साथ वापस चल पड़ा और रास्ते में वह राजकुमारी को पूरी कहानी सुनाता है। कुछ देर बाद लो, परिरानी लाल राक्षस का खून ले आया। क्या सच? और देखते देखते परी कुमारी अपने नीला मछली परिचय रूप में आ गई, परिवर्तन हो गई। क्या करुणामयी दृश्य है। तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रभु। और थोड़ी देर बाद, अच्छा परिरानी, अब मुझे इजाजत दो। तुम दोनों को सदा सुखी रखे भगवान। और फिर परिरानी से विदा लेकर राजकुमारी अपने पिता के पास पहुंचे। चल दिया और परिरानी और परी कुमारी अपने देश के लिए उड़ चली। जल्दी ही गोरखपुर के राजमहल में पहुंचकर पिता बेटी का मधुर मिलन हुआ। बेटी, मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद अदा करूं? यह तो मेरा कर्तव्य था महाराज। फिर राज भानु प्रताप की इजाज़त लेकर वापस शक्तिगढ़ लौट आया और जल्द ही वह शुभ दिन आया जब शक्तिनगर का राजकुमार बारात सहित गोरखपुर के लिए रवाना हुए। गोरखपुर के राजा बारात का जोरदार स्वागत किया और फिर शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी विजय राजकुमारी संलग्नता का विवाह संपन्न हो गया। समाप्त दोस्तों।